नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रानी कृष्णाबाई होलकर उर्फ केसरबाई साहब के विषय में चर्चा की थी, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन्हीं के समकालीन महाराजा हरिराव होलकर के विषय में, जिन्होंने सन 1834 से लेके अपनी मृत्यु यानी कि सन 1843 तक पूरे 9 वर्ष इंदौर पर शासन किया। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो दृश्य देख रहे हैं, यह महाराजा हरिराव होलकर की छतरी का ही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाराजा ने जीते जी ही इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। होलकर कालीन मालवा के इतिहास को जानने और समझने के लिए महाराजा हरिराव होलकर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। जब मैंने भी इस समय के इतिहास को गहराई से पढ़ना शुरू किया, तब पढ़ते पढ़ते मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि वाकई में क्या इंदौर पे एक ऐसा समय गुजरा था। इन्हीं के समय अपने लोगों ने इंदौर पर ऐसा कत्लेआम किया था जिससे एक ही दिन में 450 के करीब लोग मारे गए थे। इनका समय बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहा। महाराजा स्वयं एक विद्रोह के द्वारा गादी पर बैठे थे और बाद में इनके शासन में भी कई सारे विद्रोह का सामना इन्हें करना पड़ा। इनका समय एक अविश्वास का समय था, जहां पर राज व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। बाएं हाथ को पता नहीं था कि दायां हाथ क्या कर रहा था। जनता परेशान थी। राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से नाकाम हो गई थी। अंग्रेजों का हस्तक्षेप मालवा के आंतरिक राजनीति में भी बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम महाराजा हरिराव होलकर जी के विषय में व्यक्तिगत जानकारी ले लेते हैं। महाराजा हरिराव होलकर श्रीमंत तुकोजीराव प्रथम, जो कि मां अहिल्या के साथ राज चलाते थे, यह उनके पोते थे। वह ऐसे कि श्रीमंत तुकोजीराव प्रथम के 4 बेटों में से एक थे विठोजी होलकर, जिन्हें अंग्रेजों के पिट्ठू पेशवा ने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया था। महाराजा हरिराव होलकर वीर विठोजीराव होलकर के बेटे थे। हरिराव जी कम आयु से ही युद्ध की मुहिमों पर जाने लगे थे। सन 1817 में अंग्रेजों और होलकरों के बीच हुई एक आर पार की लड़ाई, जिसे हम महिदपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं, उसमें महाराजा हरिराव होलकर बहुत बहादुरी से लड़े और पूरी होलकर सेना का सहयोग उन्हें नहीं मिल पाने की वजह से ही होलकर इस युद्ध को हार गए थे। हारने के बाद होलकरों को अंग्रेजों से एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, जिसे हम मंदसौर की संधि कहते हैं, जिसके बाद वीर शिरोमणि महाराजा यशवंतराव होलकर के बेटे मल्हारराव द्वितीय को राजा बनाया जाता है। यहाँ हरिराव जी फिर से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की योजना बना रहे थे, जो कि अंग्रेजों की आंख में खटकने लगी थी। अब महाराजा मल्हारराव द्वितीय, जो कि मात्र 12-13 वर्ष के ही होंगे, उनके मंत्री तात्या जोग को लगा कि हरिराव महाराजा मल्हारराव द्वितीय की गादी के दावेदार बन सकते हैं। अतः उन्होंने अंग्रेजों की सहमति से इन्हें महेश्वर के किले में नजरबंद करवा दिया। अब महाराजा मल्हारराव होलकर द्वितीय की सन 1833 में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब इनका कोई वारिस नहीं था। अतः महाराजा मल्हारराव होलकर की माता यानी राजमाता कृष्णाबाई अपने रिश्तेदार बापू साहेब होलकर के 3 वर्षीय पुत्र मार्तंडराव होलकर को गोद लेकर उन्हें गादी पर बिठाकर स्वयं राज प्रतिनिधि के तौर पर राज्य की देखभाल करती है। यहाँ पर बहुत ही जल्द तख्ता पलट होने वाला था। होलकर सेना में विद्रोह की सुगबुगाहटें होने लगी थी। हरिराव जी, जो कि लगभग 14 सालों से नजरबंद थे, महेश्वर के लोगों और सैनिकों में उनके प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावनाएं बढ़ने लगी थी। होलकर सेना, जो कि लड़ाइयों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी, वह उनका बहुत सम्मान करती थी। तो हरिराव जी के समर्थक सैनिक उन्हें महेश्वर की कैद से मुक्त करवा लेते हैं। अब महाराजा हरिराव जी चाहते थे कि होलकरों को उनके राज्य पे और अधिक स्वायत्तता मिले, पर यह देखकर अंग्रेजों ने हरिराव जी को गिरफ्तार करने के लिए इंदौर से एक सेना भेजी। पर रोचक बात यह है कि वह सेना भी हरिराव जी के खेमे से जा मिली।
अब तो हरिराव जी काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। वह चाहते तो इंदौर पर सीधी चढ़ाई कर देते और इस बात का आभास राजमाता कृष्णाबाई को भी हो रहा था और उनके द्वारा गादी पर बिठाए गए जो महाराज मार्तंडराव होलकर थे, उनकी छवि दिन प्रतिदिन जनता में गिरती जा रही थी। तब राजमाता कृष्णाबाई हालातों का जायजा लेते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हरिराव होलकर जी को इंदौर की गादी पर बैठने के लिए आमंत्रण देती है। पर हरिराव जी को सिर्फ कृष्णाबाई जी के कहने पे विश्वास नहीं था, वह चाहते थे कि अंग्रेज भी उन्हें आश्वासन दे। तब जाकर कहीं अंग्रेज रेजिडेंट ने उन्हें सुरक्षा और सलामती का आश्वासन देते हुए हरिराव जी को एस्कॉर्ट करने के लिए एक सुरक्षा दस्ता भी भेजा। इस प्रकार 17 अप्रैल सन 1834 को हरिराव जी को इंदौर की गादी मिली और इंदौर में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और विद्रोह के हालचाल कुछ समय के लिए शांत हो गए। अब भूतपूर्व महाराजा मार्तंडराव होलकर दक्कन में चले गए और पुणे में पेंशन पाकर अपना गुजारा करने लग गए। अब नवनिर्मित महाराजा हरिराव अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं और रेवाजी फणसे नाम के व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मंत्री पद देते हैं। रेवाजी महाराज यशवंतराव प्रथम के समय से ही होलकरों की सेवा में थे, पर पिछले 14-15 सालों से वह काफी गुर्बत में जी रहे थे। पर अभी रेवाजी फणसे को फिलहाल होलकर स्टेट किस तरह से चलती है इस बात का ज्ञान नहीं था। आम और खास लोगों में रेवाजी की छवि एक स्वार्थी व्यक्ति की बताई जाती है। मंत्री पद मिलते ही उन्होंने अपने आप को सशक्त बनाना शुरू किया और अपने पुत्र राजा भाऊ फणसे का विवाह महाराजा हरिराव होलकर की दासी पुत्री से करवा दिया और तराना गांव की जागीर भी उसे दहेज में दिलवा दी। महाराजा हरिराव को रेवाजी फणसे की बातों पर बहुत विश्वास था। रेवाजी और महाराजा हरिराव होलकर चाहते थे कि सेना को और मजबूत बनाया जाए, तो राज्य के कुल बजट यानी 24 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए उन्होंने सिर्फ सेना के विस्तार पर ही खर्च कर डाले, जिससे क्या हुआ कि अन्य कामों के लिए पैसों की किल्लत पड़ने लग गई, जिससे जनता में महाराज के खिलाफ थोड़ी नाराजगी उत्पन्न होने लगी और राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी। फरवरी सन 1835 में महाराजा हरिराव होलकर की हीराबाई जी से शादी होती है, जो कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती थी। महाराजा और उनके मंत्री की नीतियों से राज्य में असंतोष पैदा होने लगा। राज्य के असंतुष्ट और नाराज लोग, जिन्हें महत्वपूर्ण पदों से हटाकर नई राज्य व्यवस्था लागू की गई थी, उन लोगों ने विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह की साजिश उज्जैन में रची गई थी। विद्रोहियों में थे मधुराव फडणवीस, खंडू पंत और अन्य असंतुष्ट लोग। अब इंदौर में कभी भी हमला हो सकता था। 8 सितंबर सन 1835 में वह विद्रोह भड़क उठता है और 300 के करीब मकरानी हत्यारे शहर में घुस आते हैं। इनका नेतृत्व रघुबर और खंडू पंत कर रहे थे। विद्रोही राजमहल में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अब महाराज के सैनिक भी साथ छोड़कर विद्रोहियों में मिल गए थे। विद्रोहियों के निशाने पर महाराजा हरिराव होलकर और रेवाजी थे। विद्रोही उनकी तलाश में महल में उनके निवास स्थान पर जाते, पर इससे पहले ही विद्रोहियों ने सोचा कि राजमाता कृष्णाबाई जी के पास जाकर उनसे समर्थन की मांग कर लेते हैं। पर राजमाता कृष्णाबाई ने उन विद्रोही सरदारों को उनकी इस हरकत पर डांटा और यहां से भगा दिया। अब क्या होता है कि यह विद्रोह नेतृत्व विहीन एवं अंधा हो जाता है। अब इन हुड़दंगियों के द्वारा इस अंधी मारकाट में करीब 450 लोग मारे जाते हैं और बहुत सारी संपत्ति एवं महल का भी नुकसान होता है। कुछ समय के बाद विद्रोह तो शांत हुआ, पर महाराज बहुत दुखी एवं क्रोधित थे। विद्रोहियों को सजा दी गई एवं उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, उनकी संपत्तियां जब्त की गई। पर यहाँ इस षड्यंत्र में अंग्रेजों का हाथ होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह हरिराव जी के द्वारा बड़ी सेना जोड़ने के पक्ष में तो थे नहीं। इस घटना पर महाराजा हरिराव होलकर के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वह इतने डर गए थे कि कहा जाता है कि अपनी निजी निवास से
14 महीनों तक बाहर नहीं आए थे। उनके चारों ओर सत्ता एवं स्वार्थ का खूनी खेल चल रहा था। जनता की परवाह कर ही कौन रहा था, सिवाय मां साहेब कृष्णाबाई के अलावा। अब मंत्री रेवाजी फणसे राज्य की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण अपना पद छोड़ देते हैं या फिर उन्हें इस पद से हटाया जाता है और उनकी जगह नए लोग आते हैं। पर राज्य में जान और संपत्ति की सलामती की गारंटी किसी के पास नहीं थी। महल में कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कहा नहीं जा सकता था। एक अविश्वास और अनार्की का माहौल था पूरे राज्य में और खासकर महल में। अब राज्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी गई थी। अंग्रेज तो इस बात पे बहुत खुश हो गए, क्योंकि वह यही तो चाहते थे कि राज्य के आंतरिक मामले भी उनके मुताबिक चले। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल भी अब इंदौर की स्थिति पर नजरें गड़ाए हुए थे। अंग्रेजों के थोड़े बहुत हस्तक्षेप के बाद इंदौर के हालात हल्के हल्के सुधरते हुए लोगों को नजर आए। पर महाराजा हरिराव अभी भी ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो कि उनको भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। महाराजा हरिराव राज्य की व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, परंतु उनके पास दुर्भाग्य से कोई भी इस काबिल मंत्री ही नहीं था। दोस्तों, यदि हम मराठा इतिहास को देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का समय हो या फिर छत्रपति शाहू का समय हो, हमेशा से ही मराठों के पास एक से बढ़कर एक मंत्री रहे हैं जिन्होंने राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखा और उसे चलाया। पर यह समय ऐसा था जब मराठों की होलकर शाखा के पास काबिल एवं निष्ठावान मंत्रियों का अकाल सा पड़ गया था। यहाँ पर एक खास बात और होती है कि रेवाजी फणसे के बाद उनका पुत्र राजा भाऊ फणसे भी अब राज्य के महत्वपूर्ण पद पर आ गया था। इस कश्मकश के बीच महाराजा का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। ऐसे समय में उनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी भी नहीं था। तो तब ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ कैप्टन ट्रेवेलियन और राजा भाऊ मिलकर महाराजा को दत्तक पुत्र लेने का आग्रह करते हैं। हर कोई यह चाह रहा था कि महाराजा उसके ही किसी नजदीकी रिश्तेदार को गोद ले। यहाँ पर राजमाता कृष्णाबाई भी चाहती थी कि फिर से मार्तंड राव को ही गादी पर बिठाया जाए, जो कि फिलहाल पुणे में पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। बड़ी खींचतान चल रही थी। ऐसे में हरिराव जी ने राजमाता कृष्णाबाई पर अविश्वास जताते हुए उन्हें महेश्वर भेज दिया। और इसी समय राज्य की वित्त व्यवस्था को सुधारने के लिए नारायण राव पलसीकर जैसे अनुभवी व्यक्ति को मंत्री पद दिया जाता है, जिनका परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से होलकर परिवार की सेवा करते हुए आया था। ऐसी कश्मकश में हरिराव जी ने होलकर परिवार के एक वयोवृद्ध महिला जिनका नाम था गोपिका बाई, उनसे सलाह मशवरा करने का फैसला लिया कि वारिस आखिरकार किसे बनाया जाए। गोपिका बाई अपने समाज की बड़ी प्रतिष्ठित महिला थी, क्योंकि उनका समझ जो ज्ञान और अनुभव था वह काफी अच्छा था। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद महाराजा हरिराव ने अपने रिश्तेदार बापू साहेब के ही पुत्र खंडेराव को वारिस चुनने का निश्चय किया। इस एडॉप्शन को अंग्रेजी सरकार के द्वारा भी मान्यता दी गई और फाइनली 2 जुलाई सन 1841 को खंडेराव द्वितीय को गोद लिया गया और गोद गए खंडेराव की उम्र इस समय मात्र 11 वर्ष की थी। पर अभी फिर भी राज्य की अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही थी। वृद्ध दीवान पलसीकर जी अक्टूबर सन 1841 में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनके बाद दीवान बनाया जाता है उनके बेटे रामराव पलसीकर को। दीवान यानी वित्त मंत्री राजा के बाद उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। रामराव पलसीकर को अनुभव की काफी कमी थी, अतएव फिर से यह काम राजा भाऊ के पास आ जाता है। महाराजा लगातार शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे। महाराजा के जीवन के अंतिम वर्ष मानसिक तनाव और अकेलेपन में ही गुजर रहे थे। अब ऐसे समय में राजमाता कृष्णाबाई को पुनः इंदौर बुलाया जाता है और कृष्णाबाई के इंदौर आने से दत्तक लिए गए खंडेराव द्वितीय की गादी पर कुछ लोगों को खतरा यानी कि संशय दिखाई देने लगता है। पर अंग्रेज आश्वासन देते हैं कि गादी पर खंडेराव ही बैठेंगे और पुणे के मार्तंड राव के ऊपर वहां पर कड़ा पहरा लगा दिया जाता है,
क्योंकि खंडेराव के बाद जो दावेदार थे वह मार्तंडराव ही थे। तो दोस्तों 16 अक्टूबर सन 1843 में महाराजा अचानक बेहोश हो गए और इसके बाद 23 अक्टूबर को उन्हें होश आया। वह इस दिन चारों ओर अपने मंत्रियों और सेवकों से घिरे हुए थे। इनमें से ज्यादातर लोग वही थे जो कि उनका अभी तक सिर्फ फायदा ही उठाते आए थे। महाराजा पूरी ताकत समेटकर इन स्वार्थी लोगों से कहते हैं कि होलकर परिवार के सम्मान की परवाह करो, अपने राज्य की देखरेख करो, मेरे वारिस खंडेराव का निष्ठापूर्वक साथ दो। फिर अगले ही दिन यानी 24 अक्टूबर सन 1843 में उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराजा हरिराव होलकर ने आम लोगों की शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छा कार्य भी किया था। हमारे आज के कृष्णापुरा के पास उन्होंने एक पाठशाला शुरू करवाई थी जिसमें हर तबके के व्यक्ति को पढ़ाया जाता था। शायद वह और भी बहुत कुछ अच्छे काम करना चाहते थे, परंतु वह अपने आसपास के माहौल के कारण कर नहीं पाए। इसके बाद क्या हुआ, कैसे इंदौर आधुनिकता के पथ पर अग्रसर हुआ, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।